हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 4 जून 2025, दिन बुधवार हो गया, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, डब्ल्यूटीओ के प्रमुख ने भारत से अपील की चीन के निवेश सुविधा प्रस्ताव का दे समर्थन, जबकि भारत ने पिछली बैठक में इस प्रस्ताव का विरोध जताया था। वहीं अमेरिकी शेयर बाजार भी नया रिकॉर्ड बनाने के करीब है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का असर दिख रहा है, क्योंकि दोस्तों कच्चे तेल की कीमतों में एक ही दिन में 4% तक की बढ़ोतरी देखी गई। अभी क्रूड ऑयल का रेट $65 के पार पहुंच चुका है। भारत में पेट्रोल खपत में भी 9% तक का उछाल देखा गया। चलिए अगला बड़ा अच्छा अपडेट आ रहा, ईपीएफओ खाताधारकों के लिए खुशखबरी, यूएएन एक्टिवेट करने की डेडलाइन को सरकार ने बढ़ा दिया है। अब ईपीएफओ कर्मचारी यूएएन एक्टिवेशन 30 जून 2025 तक कर पाएंगे। वैसे ये यूएएन एक्टिवेशन करना क्यों जरूरी है, और इसको आप घर बैठे ऑनलाइन ही ईपीएफओ के पोर्टल के जरिए या मोबाइल ऐप के जरिए इस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज का पीएम मोदी परसों 6 जून को उद्घाटन करेंगे। फिलहाल चलेगी दिन में 2 वंदे भारत ट्रेन। पीएम मोदी 6 जून को जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। ये कुतुब मीनार से भी 5 गुना ऊंचा है, भूकंप और विस्फोटक को झेलने में भी सक्षम है। अगर इसका पिलर टूट भी जाएगा फिर भी इस पर ट्रेनें चल सकेगी। इस तरह की आधुनिक इंजीनियरिंग और एडवांस तकनीक से ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर तैयार हुआ है। और रेलवे को लेकर एक और अच्छी खबर आ रही है, माता वैष्णो देवी की यात्रा के बाद अब आगे भी आप ट्रेन से ही कश्मीर की सैर कर सकेंगे, क्योंकि पीएम मोदी 6 जून को इस रूट पर भी एक नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। तो कश्मीर घूमने जाने वालों के लिए भी अच्छी खबर है ये। वहीं रेलवे से एक और अपडेट आ रहा कि भारतीय रेलवे ने शुरू किया नया जम्मू रेलवे डिवीजन भी, तो इसी के जरिए कश्मीर तक ट्रेन सेवाएं जल्दी शुरू हो पाएगी। जून महीने की शुरुआत से इसको शुरू कर दिया गया है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, पीएम मोदी की आज 4 जून को एक बड़ी बैठक होने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री पहली बार कैबिनेट बैठक करने जा रहे हैं, और पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस कैबिनेट बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। जातिगत जनगणना पर जोर दिया जाएगा और पीएम पेश करेंगे सरकार का एजेंडा भी। तो देखते हैं इस बैठक में क्या कुछ चर्चाएं होती हैं और क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं। आज दिन में मैं आपको अपडेट बता दूंगा अलग से। फिलहाल देखिए अगली खबर, यूपी ग्रेटर नोएडा की सभी सोसाइटियों में अब बीएसएनएल ब्रॉडबैंड कनेक्शन ही लेना अनिवार्य होगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने क्रेडाई को इस संबंध में पत्र भी लिखा। और खबर आ रही, ब्रिक्स सम्मेलन में अंतरिक्ष और डिजिटल तकनीक पर चर्चा हुई, भारत ने दोहराई अपनी प्रतिबद्धता। वहीं भारत के युवाओं को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 25 साल या उससे कम आयु वर्ग के युवा जो है वो 45 से 55 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं। भारतीय युवाओं को लेकर ये रिसर्च की गई, जिसमें पता चला कि भारतीय युवा वर्ग के जो लोग हैं वो जल्दी रिटायरमेंट लेना पसंद करते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। कहा कि पश्चिम बंगाल में ओबीसी लिस्ट में 76 नई जातियों को शामिल किया जाएगा, और इस फैसले के बाद अब राज्य में ओबीसी कैटेगरी में कुल जातियों की संख्या 140 हो जाएगी, जो कि पहले 64 थी, और 76 नई जातियां जोड़ी जाएगी, है ना। चलिए खबर आ रही है, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अपने नाम एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। सेमी क्रायोजेनिक इंजन का तीसरा हॉट टेस्ट भी सफल रहा। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में ये परीक्षण किया गया। और खबर देखिए, आरटीई आवेदन के नियमों में सरकार ने बदलाव किया। अब ईमेल ओटीपी वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार ने आरटीई आवेदन प्रक्रिया को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए ये नई पहल शुरू की है। आने वाली 16 जून 2025 से ही सूचना का अधिकार आरटीई यानी राइट्स टू इंफॉर्मेशन के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ईमेल वेरिफिकेशन आधारित ओटीपी प्रणाली लागू की जाएगी। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों, अगले महीने जुलाई में हो सकती है भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने कहा कि हमने ऐसा रास्ता निकाला जो कि दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। और बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने हर घर लखपति स्कीम की ब्याज दरों में कटौती की है। अब लखपति बनने के लिए हर महीने आपको 610 रुपए मिनिमम जमा करने होंगे। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई की तरफ से इस योजना की ब्याज दरों में 0.20% तक की कटौती की गई है। और इस कटौती के बाद अब सामान्य नागरिकों को अधिकतम 6.55%, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को यानी सीनियर सिटीजन को अधिकतम 7.05% सालाना ब्याज मिलेगा, है ना। और भी आप इसके बारे में कैलकुलेशन इस टेबल में देख सकते हैं कि अगर आप 3 साल में 1 लाख रुपए तक का फंड जुटाना चाहते हो तो आपको 2510 रुपए हर महीने जमा करने होंगे, और अगर आप यही प्लान 10 साल का लेते हो तो 610 रुपए मिनिमम जमा करने होंगे। ये एसबीआई की एक आरडी स्कीम है। और वैसे इसके रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो मैंने कल शाम को डीएलएस न्यूज चैनल के ऊपर डाला दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हो तो देख लेना, ठीक है। चलिए अगली खबर देखिए, इलोन मस्क के पिता इलोन मस्क जो कि अभी भारत दौरे पर आए हुए हैं। देखिए उन्होंने भारतवासियों को एक सलाह दी और कहा कि थोड़ा आराम करो, भारत घूमो, अयोध्या में राम मंदिर देखने के लिए भी मैं उत्सुक हूँ। उन्होंने हंसते हुए कहा कि उनका बेटा 53 साल का है, लेकिन वह ऊर्जा और उत्साह के मामले में 30 साल के युवा जैसा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, आर्मी ऑफिसरों की प्राइवेसी पर केंद्र सरकार की तरफ से एक नई एडवाइजरी जारी की गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मीडिया न्यूज चैनल्स बिना परमिशन के आर्मी ऑफिसर्स की निजी जानकारी सार्वजनिक न करें। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया के साथ साथ लोगों से भी अपील की है कि वे सीनियर और सैन्य अधिकारियों और उनके परिवारों की गोपनीयता का सम्मान करें। चलिए खबर आ रही है, आने वाले मानसून सत्र में हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी ला सकती है सरकार। किरेन रिजिजू सभी पार्टियों से इस मुद्दे पर बात करेंगे।
और खबर आ रही 5 विवादित इलाकों में बॉर्डर पिलर लगाएंगे असम और मेघालय। 15 अगस्त तक पूरा होगा ये काम। इन्हें लेकर 2022 में दोनों राज्यों के बीच समझौता हुआ था। जो दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद चल रहा है उसको सुलझाने के लिए ये अहम कदम उठाया गया है। खबर है गौरव गोगोई ने असम कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभाला और महाराष्ट्र सरकार एक प्लान कर रही है। महाराष्ट्र राज्य के स्कूलों में क्लास 1 से लेकर छात्रों को बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग देने की तैयारी की जा रही है। जो रिटायर्ड सैनिक है वो ये ट्रेनिंग देंगे बच्चों को। पहली क्लास से ही मतलब बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया ताकि बच्चों में बचपन से ही देशभक्ति, अनुशासन और शारीरिक व्यायाम की आदत विकसित की जा सके। चलिए खबर आ रही तमिलनाडु राज्यपाल ने तमिलनाडु सरकार के बिलों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन बोले कि गवर्नर सुप्रीम कोर्ट से डर गए। सुप्रीम कोर्ट ने बिल रोकने को अवैध बताया था। जो 2 पेंडिंग बिल चल रहे थे इनको मंजूरी मिल चुकी है। वही देखिए मध्य प्रदेश भोपाल में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया तो नरेंद्र तुरंत सरेंडर हो गए। इतिहास गवाह है, यही बीजेपी और आरएसएस का कैरेक्टर है। कांग्रेस के शेर शेरनियां कभी झुकते नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के साथ सीज फायर पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को कोसते हुए ये बयान दिया। चलिए खबर आ रही है वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द ही सरकार नया पोर्टल लॉन्च करेगी। 6 जून को ये पोर्टल लॉन्च होने की उम्मीद है। 6 महीने के अंदर सभी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करना भी जरूरी होगा और इस प्लान के पीछे सरकार का मकसद है वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देना। जो सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम लेकर आ रही है तो उसके तहत ये प्लान है। वैसे अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। चलिए अगली खबर देखिए। देश के मशहूर खान सर ने शादी कर ली है। अपनी दुल्हनिया के साथ खान सर नजर आए। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं उनकी। मैनी कांग्रेस खान सर को। चलिए दोस्तों अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए। दुनिया में रह जाएंगे बस 10 करोड़ इंसान। आखिर एक्सपर्ट ने क्यों बताया और कब तक ऐसा होगा? अभी फिलहाल दुनिया की आबादी 8 अरब है और कई सारे एक्सपर्ट का ये मानना है कि साल 2300 तक यानी 2300 तक ये संख्या तेजी से कम होते हुए महज 10 करोड़ ही रह जाएगी। वैज्ञानिकों ने कई शोध में ये चौंकाने वाला खुलासा किया और इसके पीछे वजह क्या? तो देखिए वैज्ञानिकों ने शोध में अनुमान लगाया कि साल 2100 तक दुनिया की आबादी में तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी और साल 2050 तक थोड़ी स्थिरता आएगी और आगे आने वाले 50 सालों में और भी कमी आने लगेगी। देखिए इसके पीछे वजह क्या है? तो टेक एक्सपर्ट सुभाष कांत का ये कहना है कि इस कमी के पीछे एक बड़ी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भी बनेगा, क्योंकि भविष्य में आगे आने वाले समय में एआई की वजह से नौकरियों में बड़ी गिरावट आएगी। तो इस वजह से लोग बाग बच्चे भी पैदा कम करेंगे क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा, रोजगार की कमी होगी। तो यही वजह है कि दुनिया की पॉपुलेशन जनसंख्या में एकदम से बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। अच्छा वैसे एआई को लेकर आए दिन कई रिपोर्ट्स आती रहती है, मैं आपको बताता रहता हूं। और अभी देखिए एआई कई सेक्टर्स में नौकरियों के लिए खतरा बन सकता है। हाल ही में एक और रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि आगे आने वाले 5 साल में 8 सेक्टर्स में नौकरियों को खत्म कर सकता है एआई। भस्मासुर की तरह खतरे में पड़ सकती हैं 8 सेक्टर्स की नौकरियां। वो 8 सेक्टर कौन कौन से हैं जिनमें एआई की वजह से जॉब जाने का संकट सबसे ज्यादा रहेगा, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे एआई की वजह से सबसे ज्यादा नौकरियां टेक्नोलॉजी और टेक सेक्टर में जाने वाली हैं, जैसे कोडिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर। वैसे एआई और मशीन लर्निंग की वजह से कई क्षेत्रों में नौकरियां 25% तक बढ़ी भी हैं, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 5% तक गिरावट आई है। ये भी एक नई रिपोर्ट सामने आ रही है। अच्छा एआई सिर्फ नौकरियों के लिहाज से ही नहीं बल्कि दोस्तों और भी कई तरीकों से समाज के लिए खतरनाक हो रहा है। देखिए एक बड़ी चौंकाने वाली खबर। न्यूजीलैंड की संसद में एक महिला सांसद ने खुद की इस तरह की फोटो दिखाई, बिना कपड़ों वाली जिसे आप कह सकते हो। और ये फोटो लिटरली वो खुद प्रिंट करके लेकर आई एक पेपर पर और खुले संसद भवन में सभी नेताओं के सामने दिखाती है। न्यूजीलैंड की संसद का ये मामला है, ठीक है। अब समझिए कि ये फोटो इन्होंने क्यों दिखाई। तो ये फोटो दिखाते हुए वो कहती है कि एआई के जरिए सिर्फ 5 मिनट में मैंने ये फोटो बनाई है। जो आजकल डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज होता है, दूसरों की बॉडी के ऊपर आपकी फेस स्वेप कर दिया जाता है। कई सारे ऐसे वीडियो में भी फेस स्वेपिंग होती है, डीप फेक वीडियोस वायरल होते रहते हैं आए दिन। तो भविष्य में इसको एक बड़ा खतरा संकट बताते हुए न्यूजीलैंड की महिला सांसद लोरा मेकलेड ने अपनी खुद की ये तस्वीर दिखाते हुए कहा कि ऐसी फर्जी तस्वीरों को बनाना कितना आसान है और ये समाज में कितना खतरनाक हो सकता है, महिलाओं के लिए खास करके। तो इसी का एग्जाम्पल देने के लिए उन्होंने खुद की तस्वीर बताई। इनकी मांग है कि एआई और डीप फेक टेक्नोलॉजी पर सख्त कानून बनाए न्यूजीलैंड की सरकार, क्योंकि डेटा बताते हैं कि ज्यादातर देशों में, हमारे भारत में भी कई ऐसे मामले सामने आते हैं। डीप फेक की ज्यादातर शिकार महिलाएं होती हैं। हाल ही में कुछ महीनों पहले आपने देखा होगा साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का भी एआई वीडियो वायरल हुआ था। आलिया भट्ट का भी एआई फोटोज वीडियोस वायरल हुए थे। तो ये डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसे वीडियो फोटो बनाए जाते हैं। वैसे तो इनको पहचानना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप इन कुछ टिप्स को फॉलो करके डीप फेक वीडियो को थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। और डेटा ये भी बताते हैं कि डीप फेक वीडियो में 90 से 95% कंटेंट होता है अश्लील कंटेंट होता है और फिर लड़कियों को, महिलाओं को ब्लैकमेल किया जाता है मॉर्फ करके उनके गंदे वीडियो बना करके। वैसे अभी अमेरिका में हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले महीने मई में ही एक नए एक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें एक कानून था कि बिना सहमति के किसी के फोटो को यूज करना अपराध माना जाएगा। मैं तो कहता हूँ भारत में भी ऐसा कानून सरकार को लाना चाहिए, राइट। वैसे साल भर पहले डीप फेक वीडियो बढ़ने के बाद आईटी मंत्रालय ने इनको रोकने के लिए कुछ नए नियम भी तैयार किए थे, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी इन कंटेंट को रोकने के आदेश दिए थे और कहा कि अगर नहीं रोका तो देश से कारोबार बंद करना होगा। लेकिन अभी तक भी मतलब प्रैक्टिकली ऐसे सख्त नियम लागू हुए नहीं है।
समझ रहे हो? तो आपका क्या कहना है इस पर कमेंट करके बताइएगा जरूर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में एक टिकटॉक स्टार की हत्या कर दी गई, घर में घुसकर गोली मारी, हमलवार 10वीं पास बेरोजगार है, 17 साल की सना इसका नाम है। बताया जा रहा है कि इस लड़की ने उस शख्स का लव प्रपोजल ठुकरा दिया था, इसलिए इस लड़की के बर्थडे के ही दिन इसकी हत्या कर दी गई। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर भी इनके लाखों में फॉलोवर्स हैं, ये इनकी इंस्टा प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं। अभी तो कितनी छोटी उम्र की लड़की थी, पाकिस्तान का ये मामला है। अच्छा वैसे पाकिस्तान में भूकंप के दौरान भी एक बड़ी घटना हुई, देखिए आप, कराची की जेल से 216 कैदी भाग गए। भूकंप आया उसके बाद दीवारें और मेन गेट वगैरह टूट गए तो कैदी जेल से निकलकर फरार हो गए। हालांकि 80 से ज्यादा दोबारा पकड़े भी गए हैं। और एक बड़ी दुर्घटना हमारे उत्तर प्रदेश के आगरा में भी हो गई। देखिए यमुना नदी में रील बना रही 6 बहनें डूब गई, सभी की मौत हो गई। एक बहन डूबी थी पहले, फिर एक दूसरे को बचाने के चक्कर में सभी की जान गई, जबकि एक बड़ी बहन की तो 7 दिन पहले एंगेजमेंट हुई थी। जो आजकल के युवा लड़के लड़कियां इंस्टाग्राम वगैरह पर रील्स बनाते हैं तो ध्यान रखें, ऐसी लोकेशन कभी ना चूज करें जिसमें आपकी जान का रिस्क हो। समझ रहे हो? 6 की 6 बहनें डूबकर मर गई, जरा सोचिए कितना दुख हो रहा होगा इनके परिवार वालों को। यमुना के किनारे नहाने गई थी, वहीं पर रील्स वगैरह बना रही थी। और उड़ीसा में भी एक दर्दनाक घटना हो गई। देखिए उड़ीसा के नवरंगपुर में 3 मजदूरों समेत 4 लोगों की सेप्टिक टैंक में दम घुटने से मौत हो गई। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में 110 मदरसे सील किए गए, एक ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है। प्रशासन तो बोला कि ऊपर से ऑर्डर था, जबकि मुस्लिम संगठनों ने आरोप लगाया कि इन मदरसों को मान्यता प्राप्त है, फिर भी इनको टारगेट किया गया। मदरसा बोर्ड ने इस फैसले को भी अवैध बताया। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, टाटा हैरियर का ईवी वर्जन लॉन्च हो चुका है। इसकी शुरुआती कीमत 21.5 लाख रुपए रखी गई है। फुल चार्ज करने पर 622 किलोमीटर तक की रेंज का दावा कर रही कंपनी। ये ऑल व्हील ड्राइव होगी, ऑफ रोड मोड्स वगैरह भी मिलेंगे इसमें। कुछ यूं होगा टाटा हैरियर ईवी का एक्सटीरियर, और भी इसमें आपको कई एडवांस फीचर मिलेंगे जैसे ऑफ रोड असिस्ट, 360 डिग्री कैमरा, बूस्ट मोड, रॉक रोल मोड, अगर आप पहाड़ों पर इसे चढ़ाते हो तो भी ये सभी फीचर इसमें आपको मिलने वाले हैं। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी खबर है, इनफिक्स GT30 Pro गेमिंग स्मार्टफोन लॉन्च हुआ, जिसकी शुरुआती कीमत 25,000 रुपए है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, 2000 से भी ज्यादा टीचिंग संस्थानों की जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे उनकी मान्यता सरकार ने रद्द कर दी है। NCTE की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया। NCTE का मतलब है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की तरफ से है। देश भर में 2224 टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया, इनकी मान्यता रद्द कर दी है। साथ ही पेरेंट्स और स्टूडेंट को भी ये सलाह दी है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने से पहले NCTE की वेबसाइट पर मान्यता प्राप्त संस्थानों की लिस्ट अवश्य चेक कर लें। और भी डिटेल आप देख सकते हैं कि NCTE ने आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, क्योंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत गुणवत्ता के मानकों पर खरा नहीं उतर पाए। और अब स्टूडेंट और पेरेंट्स क्या करें ऐसे में, देख सकते हैं आप सुझाव भी। चलिए खबर आ रही दोस्तों, केंद्र सरकार का एक और बड़ा फैसला, लद्दाख में अब 85% नौकरियां लोकल लोगों के लिए आरक्षित रहेगी। डोमिसाइल नीति को भी बदला गया है, स्थानीय लोगों को रोजगार ज्यादा मिल सके इसलिए सरकार ने ये नई नीति लागू की है। चलिए बड़ी खबर देखिए, सड़क हादसों को लेकर बेपरवाह है अधिकतर राज्य, हाईवे के किनारे ट्रॉमा सेंटर न बनने से भी बड़ी चिंता हो रही है। देश भर में सड़क हादसों में घायल लोगों को समय पर इलाज न मिलने की वजह से जो होने वाली मौतों पर राज्य सरकारें अभी भी गंभीर नहीं है। सिर्फ तमिलनाडु राज्य को छोड़कर किसी भी राज्य ने हाईवे के पास ट्रॉमा सेंटर बनाने में रुचि नहीं दिखाई है। यूपी, दिल्ली, हरियाणा के तो हालात ऐसे हैं कि लेवल 1 का एक भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है। तो अब बढ़ते सड़क हादसों की संख्या पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने चिंता जताई और सभी राज्य सरकारों को निर्देश भी दिए, हाईवे के किनारे ट्रॉमा सेंटर बनाने का आदेश भी जारी किया है। चलिए दोस्तों कुछ कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट्स देखते हैं। देखिए गुजरात के अहमदाबाद में 24 घंटों में कोरोना के 60 नए केस आए। देश में अभी एक्टिव केस की संख्या 4000 के पार पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में 2 लोगों की और जान गई, अब तक टोटल मरने वालों की संख्या भी 38 हो चुकी है। भारत में अलग अलग राज्यों में कोरोना के एक्टिव केस कितने चल रहे हैं ये मानचित्र में आप देख सकते हैं। कुल सक्रिय मामलों की संख्या 4026 हो गई है, जिसमें सबसे ज्यादा केरल में चल रहे 1416 मामले हैं। उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु वगैरह इन राज्यों में भी काफी ज्यादा सक्रिय मामले हैं। कुछ अलग अलग राज्यों की अपडेट देखिए आप। मध्य प्रदेश इंदौर में भी कोविड के 2 नए वेरिएंट मिले। महाराष्ट्र पुणे में भी 7 मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई, जिनमें से 5 में एक्सेप्जी लाइनिस और 2 में LF.7.9 वेरिएंट की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ रायपुर में भी कोविड के 3 नए मरीज मिले। ऐसे में देखा जाए तो बीते 15 दिन में कोरोना के मरीजों की संख्या 5 गुना बढ़ गई है। लेकिन राज्य सरकारों ने न जांच बढ़ाई, न ही अस्पतालों में तैयारियां की। सिर्फ आंकड़े कोरोना की नई लहर का संकेत दे रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना कि सिर्फ आंकड़ों की लहर है, न कि जमीनी संक्रमण की। तो ज्यादा चिंता की तो बात नहीं है, लेकिन फिर भी सतर्क रहें, सावधान रहें। यूपी गाजियाबाद में भी देखिए कोरोना के 6 नए केस मिले। एक 26 साल की युवती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ओके, और चलिए कोरोना के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के तहत विदेश गए डेलीगेशन से मिलेंगे अब पीएम मोदी। 10 जून को मुलाकात होने की संभावना है। पहला डेलीगेशन वापस भारत लौट चुका है और बाकी 6 डेलीगेशन भी 8 जून तक इंडिया लौट जाएंगे। और ऑपरेशन सिंदूर पर इंडिया गठबंधन की बैठक भी हुई, जिसमें 16 दल शामिल हुए। पीएम मोदी से संसद का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की। हालांकि इसमें आम आदमी पार्टी और एनसीपी शरद गुट के नेता शामिल नहीं हुए। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट भी तबाह हुए थे। दावा किया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना ने 3 एयरक्राफ्ट, 10 ड्रोन और क्रूज मिसाइलें भी मार गिराई। ये कुछ और सैटेलाइट फुटेज आप देख सकते हैं जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस वक्त की। सीडीएस अनिल चौहान का भी कहना कि पाकिस्तान भारत को 1000 गांव देकर खून बहाने की नीति पर चल रहा है, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ नई रेड लाइन खींच दी है।
सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि पाकिस्तान भारत को 48 घंटों में हराना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान की प्लानिंग 8 घंटे में ही फेल हो गई। फिर अपने नुकसान के डर से सीज फायर के लिए कॉल किया पाकिस्तान ने। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की तरफ से ये कुछ और खुलासे किए गए। और एक खबर देखिए, पहलगाम हमले के आतंकी के बचाव में उतरे एक और पाकिस्तानी नेता, जो पाकिस्तान की पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक अहमद खान ने भी पहलगाम आतंकी हमले के आरोपी लश्कर ए तैयबा के कमांडर सैफुल्लाह खालिद का बचाव किया। वहीं इधर हमारे भारत में देखिए, पंजाब में पाकिस्तान का जासूस गिरफ्तार हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईएसआई को सेना की जानकारी देने का आरोप है इस पर। इसके मोबाइल में भी आईएसआई एजेंटों के नंबर मिले हैं। ये आरोपी को अभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और जो जासूस यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई थी, उस पर भी खुलासा आ रहा है कि पाकिस्तान जाने से पहले और आने के बाद कहां से भी गई थी यूट्यूबर ज्योति। पीएम ने जिस वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई, उसमें भी इसने सफर किया था। और एक बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान में भारत का एक और दुश्मन खल्लास हुआ। जैश के आतंकी मौलाना अब्दुल अजीज की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। और खबर आ रही ऑपरेशन सिंदूर पर पंजाब के मुख्यमंत्री के एक बयान के बाद काफी कंट्रोवर्सी भी छिड़ गई। उन्होंने कहा कि क्या ये वन नेशन वन हस्बैंड स्कीम है। कांग्रेस प्रधान वड़िंग ने भी कहा कि बीजेपी नेता इसे लेकर घर न जाएं, नहीं तो महिलाएं पीटेंगी। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर अब राजनीति गर्मा गई है। देखिए जरा, नेताओं के बोल देखिए जरा, और आप नेताओं की सोच देखिए। ऑपरेशन सिंदूर जो कि पूरे देश के लिए किस तरह का इवेंट रहा, जिसकी दास्तान सुनकर हर किसी भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, उस पर भी अब राजनेता इस तरह की गंदी टिप्पणियां कर रहे हैं, गंदे बयान दे रहे हैं। क्या कहोगे दोस्तों आप इस बारे में? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। और खेल समाचार पर खबर देखिए, आईपीएल फाइनल कंप्लीट हो चुका है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना पहला आईपीएल जीता। 18वें सीजन में 8वां चैंपियन मिला। 191 रन चेज कर रहा पंजाब 6 रन से हारा। आखिरकार आरसीबी ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में अपना पहला टाइटल जीत लिया है। सभी आरसीबी फैंस को बड़ी खुशी हुई इस मैच को देखकर। जीत के दो हीरो रहे। विराट कोहली ने 43 रन बनाए 35 बॉल पर, और कुणाल पांड्या ने 17 रन बनाए 4 ओवर में, 2 विकेट भी लिए। वहीं शशांक ने भी आखिरी ओवर में 6 छक्के लगाए, लेकिन फिर भी उनकी टीम हार गई। तो ये कुछ मोमेंट्स हमें देखने को मिले। और वैसे आईपीएल फाइनल की क्लोजिंग सेरेमनी में एयरफोर्स का फ्लाई पास्ट हुआ। आसमान में तिरंगा बनाया। शंकर महादेवन ने गाया, मैं रहूं ना रहूं भारत रहना चाहिए। अभी आप गूगल में भी आरसीबी सर्च करते हो तो जीत के ये कांग्रेचुलेशंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आखिरकार इतिहास में पहली बार जो आरसीबी की जीत हुई। 17 सालों का इंतजार खत्म हुआ। क्रिकेट फैंस की आंखें खुशी के मारे नम हो गई। आरसीबी की जीत का क्रेज कितना था लोगों में, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बॉलीवुड एक्टर ने कहा कि आरसीबी जीते तो मैं विराट का मंदिर बनवाऊंगा। नुकुल मेहता ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए ये बयान दिया था। तो मेनी कांग्रेट्स आरसीबी को और सभी आरसीबी फैंस को भी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में।